4.4 closer look at reactions, particularly redox reactions. ठीक है, redox reactions में काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो इधर तो हमें इशू नहीं होगा. ठीक है, देख लेते हैं फिर भी. सबसे पहले स्टेट सिंबल्स एक्सप्लेन करते हैं. 4 स्टेट सिंबल्स होते हैं हमारे पास. वी रिप्रेजेंट सॉलिड विद इट्स लिक्विड L से, गैस G से, और एक्वा सॉल्यूशन या डिसॉल्व्ड इन वाटर AQ से. ठीक है, ये यूजुअली हम इस तरह से नोट करते जाते हैं. जैसे जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पी से लिखते जाएं, आगे ब्रैकेट्स में स्टेट सिंबल्स कोड करते जाएं. स्टेट सिंबल्स पे पहले इतनी सख्ती नहीं होती थी. स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और 2018 अब वो ज़्यादा स्टेट सिंबल्स प्रेफर करते हैं. सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू अपीयर इन एग्जाम्स, वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि आप अपनी हर इक्वेशन स्टेट सिंबल्स के साथ ही लिखें. स्टूडेंट का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि बहुत सारी जगह पर हमें स्टेट सिंबल्स नहीं भी पता होते. वन, बुक में जितनी इक्वेशंस है उन सारों के लिए स्टेट सिंबल्स ऑलमोस्ट फॉर द 95 to 98% ऑफ देम स्टेट सिंबल्स या तो कोटेड हैं या बच्चे को पता होते हैं. हाँ, बात ठीक है, पेपर में समटाइम्स अनसीन सिनेरियोज आते हैं और आपको चीजों के स्टेट सिंबल्स नहीं पता होते, तो जहां कहीं इतना प्रॉब्लम हो वहां पर आप स्किप कर लें. लेकिन जहां जहां आपको स्टेट सिंबल पता है वहां पे जरूर मेंशन करें. What I've seen from the past 10 years is that कि अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर उठाएं और वो स्टूडेंट से करवाएं when they have the grasp of the whole book, I have hardly seen skipping them a couple of state symbols. इसके अलावा वो सब लिख पाते हैं. तो out of the 100% of the time you can quote state symbols, you should. ठीक है, so for the rest of it, जहां पर आप वाकई में बेबस हैं, आपको नहीं पता या आपका अंदाजा आपको लगता है गलत हो सकता है, then you can skip it. ठीक है, बहरहाल ये भी ऐसे किसी क्वेश्चन के लिए जहां पर उसने लिखा होता है कि स्टेट सिंबल्स प्रोवाइड करना नेसेसरी है, if you're not going to quote it, you're going to get your marks cut. अगर उसने कहीं पे नहीं मेंशन किया हुआ तो भी स्टेट सिंबल्स जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप मार्किंग स्कीम्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट सिंबल्स के लिए अलग मार्क्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पहले की निस्बत दिए जाते हैं. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स उसने स्टेट सिंबल्स के साथ दी हुई हैं, बट आई थिंक इट्स प्रीटी इजी टू नो व्हिच वंस अ गैस, व्हिच वंस अ लिक्विड और व्हिच वंस अ सॉलिड. ठीक है, याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जैसा कि आखिर में दिया हुआ है, ठीक है, एक हमारे पास सॉलिड और एक एक्वस प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में. अगर ये बात क्लियर नहीं भी होती है, नो वरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेसिपिटेशन इन चैप्टर 5 इन लिटिल मोर डिटेल. ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. नेक्स्ट अप आर आयनिक इक्वेशंस. आयनिक इक्वेशंस बुक में यहाँ पर तो समझाई हुई हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा पेंडिंग करता हूँ. मैं आयनिक इक्वेशंस यूजुअली चैप्टर 5 में ले जाया करता हूँ. So I'm intentionally skipping the part where ionic equations portion is given, and we'll inshallah do that in chapter number 5. Okay, it would make much more sense over there, don't worry. Okay, and you're not going to lose anything with ionic equations. यहाँ पर उसके बगैर भी काम हो जाएगा. जहाँ तक ये redox reactions की बात है कि redox reactions में कौन सा oxidation, कौन सा reduction, किस पर हमारे पास oxidizing या reducing agent आएगा, ये मैं पहले करवा चुका हूँ. I don't think we should have a problem with this. ये बहुत अच्छी तरह से ऑयल रे की ये सारी डिस्कशन हो चुकी हुई है. ठीक है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज या डिक्रीज के हिसाब से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है at the end of the topic. However, I'm already done with that. When I started off with the definitions, मैंने तब ही ये चीजें explain कर दी थी with examples. What we are not done with and is necessary at this point are these tests for oxidizing and reducing agents. ये छोटी सी हेडिंग है लेकिन पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. And let me tell you, it's equally important for all 3 papers, 2, 4 and 6. ये MCQ में भी आए हुए हैं questions, ये theory में भी आए हुए हैं, और ATP में तो definitely where there are some colors involved, or you can automatically consider it a part for ATP. ठीक, तो इनको go through करते हैं. ये इस वक्त एक important portion है. Tests for oxidizing and reducing agents. Before I start with that, आपको पता होगा कि हमने oxidizing reducing agents को define भी किया है, और most common oxidizing या reducing agents जो हैं उनकी examples भी quote की थी. मैं वापस आता हूँ पेज नंबर 99 पर. आप देखिए कि reducing agent की definition के साथ आगे हमने quote किया हुआ है. The most common reducing agents are hydrogen, carbon,
and carbon monoxide. What's missing from here is the one that we're going to use ahead, and that would be Ki, potassium iodide. ठीक है, वो हम वहां पर आगे डिस्कस भी करेंगे कि हम पोटेशियम आयोडाइड या आयोडाइड आयंस को कैसे यूज करते हैं. ठीक, नॉट जस्ट दैट, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो इसमें हमने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीजन, एयर, आई मेंशन्ड ओजोन यस्टरडे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, potassium manganate 7, KMnO4 और potassium dichromate 6, K2Cr2O7, ये सारे मैंने बताए. तो हम इस पे से पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मैंगनीज 7 और पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, इन सारों को यूज करेंगे यहाँ पर. So let's go through with them one by one. There are 3 paragraphs to this. The first paragraph is about the reducing agent, potassium iodide. ठीक है, हम इसे करेंगे. This one, Ki. ठीक है, अब इनकी क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हो जाती है, तो इस लेवल पे हम इनकी क्वेश्चंस नहीं करते. हम ये करते हैं, हम सिर्फ इनके कलर चेंजेस करते हैं. उन कलर चेंजेस के लिए जो स्पीसी होता है हमारे पास लेफ्ट और राइट ऑफ द इक्वेशन पे, हम वो भी बता देते हैं. ठीक है, लेकिन पूरी क्वेश्चन अमूमन नहीं की जाती. तो बुक ने जितनी बाउंड्री लाइन इसके लिए ड्रॉ की है, एक्चुअली सिलेबस कंटेंट में भी उतनी बाउंड्री लाइन है. एंड आई सजेस्ट द स्टूडेंट्स नॉट टू गो विद द डिफिकल्ट स्टफ एंड क्रॉस द बाउंड्री. ठीक है, पहले ही हमारे पास बहुत कुछ है on our hands, on our plate for chemistry. So let's stick to the parts wherever they are going to cut it easy, cut it short. तो हम वहां पर short और easy ही रहने दें. So मैं कोई question नहीं करवा रहा. I'm keeping it simple and easy. Iodide ions oxidize होते हैं iodine में. Color solution का change होता है colorless से, because this is colorless. और ये येलो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आयोडीन अगर डिसॉल्व हो सके सॉल्यूशन में तो येलो ब्राउन कलर देती है. आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर अगर स्टार्च ऐड करें तो डार्क ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, और वो आयोडीन सॉल्यूशन के येलो ब्राउन कलर को कंफर्म करने के लिए होता है. तो ये टेस्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट का है. याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अगेंस्ट किया जाता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट को खुद ऑक्सीडाइज होना होता है. That might sound a little confusing, but remember, we have talked about it and we have talked about the oppositeness of these words. ठीक है, reducing agent किसी दूसरे को reduce करता है, खुद oxidize होता है. reducing agents को इस्तेमाल किया जाता है oxidizing agents को टेस्ट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह oxidizing agents को किसी reducing agent के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, और उसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं. आगे आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम मैंगनीज 7 है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पोटेशियम मैंगनीज 7 हमेशा एसिडिफाइड फॉर्म में यूज होगा. We're going to use a few drops of concentrated H2SO4 sulfuric acid as a part of potassium manganate solution before we can work with it. And acidification is a must. तो आप ये लाइन, ये फ्रेज हमेशा इसके साथ देखेंगे. ये चैप्टर 4 में भी आपको मिलेगा, फिर 5 में भी ये चीज मिलेगी, फिर चैप्टर 10 में भी जाके यही चीज आती है. ठीक है, सो ये रिपीटेडली हम यही वाली बात कर रहे होंगे. जहां कहीं भी आप पोटेशियम मैंगनीज 7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करेंगे, रिमेंबर दे आर यूज्ड इन एसिडिफाइड फॉर्म. ये रिड्यूसिंग एजेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल है. मैंगनीज की स्टेट इसके अंदर +7 आती है, या आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए स्टेट्स फाइंड आउट करना मैं समझा चुका हूं. मैंगनेट आयन में ये स्टेट 7 होती है, MnO4 नेगेटिव. इसका पर्पल कलर होता है. जब इसकी रिडक्शन हो जाती है और ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और स्पीसी के ऊपर कंप्लीट कर लेता है, तो मैंगनेट 7 आयन अपना पर्पल कलर रिड्यूस करता है. व्हाई? बिकॉज इट टर्न्स इनटू मैंगनेट 2 आयन, जो कि पेल पिंक या कलरलेस कलर रखता है. तो या तो ये कलरलेस होता है या पेल पिंक होता है. उसके बताने की बात ये है कि इतना पिंक, पेल किस्म का पिंक कलर होता है कि हमें तो कलरलेस ही अपीयर कर रहा होता है. ठीक है, so whether you write pale pink or you write colorless, both of the answers are correct in terms of change of color. Remember, oxidizing reducing agents में एक common question change of color ही होता है, 1 से 2 नंबरों का, और वो ही बताना काफी होता है इसके लिए. Lastly, एक और oxidizing agent एसिडिफाइड फॉर्म में पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 इस्तेमाल करना. यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी स्टेट जो होती है वो 6 होती है. ठीक है, ये भी टेस्ट के तौर पे है. इस केस में आपके पास कलर चेंज जो होगा वो ऑरेंज से ग्रीन होगा.
पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 का ओरिजिनल कलर बहुत शाइनी ऑरेंज होता है और वो फिर ग्रीन में कन्वर्ट होता है जब कन्वर्शन कंप्लीट हो जाती है और ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट एक्ट कर चुका होता है, ठीक है। सो बेसिकली कलर चेंजेस इंपॉर्टेंट है। कलरलेस तो येलो ब्राउन क्या के लिए है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अगर आपने स्टार्च इंडिकेटर ऐड किया तो यही डार्क ब्लू हो जाएगा। हमारे पास पर्पल टू पेल पिंक या पर्पल टू कलरलेस पोटेशियम मैंगनीज 7 के लिए और ऑरेंज टू ग्रीन पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के लिए। So these are all the colors that you need to memorize और वो इसी टॉपिक में क्लियर हो जाते हैं। There we finish up more than half of the chapter. The rest of the half is electrolysis. Electrolysis may start as an easy topic, but later on it becomes a little confusing for the students, and I have seen a number of students making mistakes with electrolysis topic. However, what I will be doing is that I will be easing the topic up for you. Okay? I will be giving you tips for getting the answers correct in electrolysis. Even if you don't have the whole concept, I will give you a few tips to how to get your answers right. So that part is going to be extremely important. Starting with electrolysis, before I tell you anything about electrolysis, don't forget, हमने type of reactions में decomposition की एक type electrical decomposition या decomposition based on electricity किया था. The other name for that same reaction was electrolysis. So actually, this is a decomposition based or brought about by electricity, जिसे हम electrolysis के नाम से करने जा रहे हैं. इसे करने से पहले books में conductivity को as a topic discuss किया जाता है. Let's go through that. Conductivity in solids. Solids में हम नाम देते हैं conductors और insulators का. Conductors which can conduct electricity, insulators which cannot. जब conductors की बात आती है तो उन्हें चेक करने का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास ये होता है कि हम wires और circuit को put up करें, एक bulb put up करें. If something is conductor, the bulb would lit up because of the battery. If something is not a conductor, the bulb would not lit up. We'll call them non-conductors or insulators. ठीक है? इससे पहले ये discussion हम lattices के लिए कर चुके हैं. Giant molecular lattice, metallic lattice, ionic lattice, इनके लिए बात हो चुकी हुई है. Which of them are conductor and which of them aren't. ठीक है? तो ये I hope सबको समझ आती होगी इस चीज की. ठीक है? यहाँ पर एक कार्बन रॉड लिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है, प्रूव किया हुआ है कि हमारे पास जो ग्रेफाइट रॉड होता है वो किस तरह से कंडक्टर बिहेव करता है. The bulb lights up, it is automatically proved that it is a conductor. ठीक है? कंडक्टर के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं. आप नोटिस करेंगे कि हमने मेटल्स की एग्जांपल्स कोट की हुई हैं, एलॉयज भी कोट किए हुए हैं. The only exception is graphite, which is made up of carbon. इंसुलेटर्स के लिए जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिसेस सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं. ठीक है? चाहे वो पॉलीमर्स हों चाहे ना हो, और सिंपल मॉलिक्यूलर ग्रुप्स भी हमारे पास सारे के सारे इंसुलेटर्स में ही आते हैं. ठीक? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर केमिकली चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के ऊपर रिसेंट पेपर्स में एमसीक्यूज भी हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं. Let's consider that along the way. Electricity transmit होती है power cable से. Domestic power cables copper से बनी होती हैं because copper is a very good electrical conductor. इसकी electrical conductivity high है और इससे difference नहीं पड़ता electrical circuit से या उसकी voltage overload से. However, overhead power cables हम aluminum से बनाते हैं. ये भी electricity conduct करता है लेकिन इसकी density low है. डेंसिटी लो होने की वजह से सैगिंग प्रिवेंट हो जाती है. सैगिंग का मतलब होता है कि एक टावर से लेकर दूसरे टावर के दरमियान जो लाइन है वो हमारे पास हम कभी भी स्ट्रेट नहीं रखते, उसके अंदर थोड़ा सा गैप, उसके अंदर थोड़ा सा कम रखते हैं, so that it can easily contract and relax during winters and summers respectively without being broken. तो सैगिंग क्या होती है, उसका फर्दर रूल करना. अगर ये जरूरत से ज्यादा डाउनवर्ड आए और अपना एल्टीट्यूड या हाइट मेंटेन ना करे, so it can be really dangerous for living things around. ठीक है? Because they have very high voltage usually. Aluminum corrosion resistant भी है, बहुत फायदा होता है इससे.
लेकिन एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होने की वजह से स्ट्रेंथ में कमी होती है, तो हम इसे स्टील कोर्स के साथ स्ट्रेंथन करते हैं। हम इन पेपर्स को कवर करते हैं प्लास्टिक में जो नॉन कंडक्टर है, और ये इंसुलेशन सेफ्टी के लिए होती है। ओवरहेड पावर केबल से लीकेज ऑफ पावर ना हो, लिहाजा सिरेमिक केबल जो है वो केबल और पाइलोन्स के दरमियान में कनेक्ट की जाती है। सिरेमिक मटेरियल्स वो उसने बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम में शो किया हुआ है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन हैव बीन अ पार्ट इन पास्ट पेपर्स। टेक अ लुक। सेंटर में स्टील कोर है स्ट्रेंथ के लिए, उसके ऊपर एल्यूमिनियम वायर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए है, और उसी तरह से हमने टावर और केबल के दरमियान पाइलन्स पुट अप किए हुए हैं ताकि पावर लीकेज ना हो। ये तो थी कंडक्टिविटी सॉलिड्स में। अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो हम कंडक्टर और इंसुलेटर का नहीं, बल्कि इस लेवल पे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड यूज करते हैं। We came up with these words because liquids के अंदर भी कंडक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। मसलन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मॉलिक्यूलर लैटिसेस को हमने सिंपलर को ऐसा ही कहा है, वो अपनी लिक्विड शेप में हो या सॉलिड शेप में हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयनिक हाउएवर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। वो अपनी सॉलिड शेप में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन वो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स डिफरेंट है, ये चाहे सॉलिड कंडीशन में हो चाहे लिक्विड कंडीशन में हो, दोनों सारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब भी हम किसी लिक्विड की बात करेंगे तो हम कंडक्टर इंसुलेटर का वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड यूज करेंगे। However, they are checked in the same way. आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई बैटरी है, बल्ब है, वायर्स है, सर्किट है, और ग्रेफाइट रॉड देखे हमने इस लिक्विड के अंदर डिप किए हुए। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास ज्यादातर एसिड्स आते हैं, अल्कलीज आती हैं, इसके अलावा आयनिक सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस आते हैं। तो वही सारे आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए मिलेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में प्योर वाटर, एथेनॉल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पेट्रोल, पैराफिन वगैरह, मोल्टन सल्फर जिसे हम मॉलिक्यूलर लैटिस की एग्जांपल में कर चुके हुए हैं, या सुगर सॉल्यूशन आते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो हमारे पास इस सारे को देखते हुए जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। This change is known as electrolysis. Electrolysis breakdown है एक आयनिक कंपाउंड का मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए, because it is converted into their constituent parts or elements। ठीक है, NaCl के केस में सोडियम और क्लोरीन बन जाएगा, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जब हमारे पास सारे मेटल्स और नॉन मेटल सेपरेट नहीं होते। Well, we'll discuss that ahead। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में अब कौन कौन से सब्सटेंसेस डालें? मोल्टन सॉल्ट्स, सॉल्ट के सॉल्यूशन वाटर में, एसिड के सॉल्यूशन और अल्कली के सॉल्यूशन। सो इफ यू लुक एट दैट, 3 of them are solutions and 1 of them is a molten category। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस भी दो तरह की कैटेगरीज का करेंगे, मोल्टन का भी और सॉल्यूशन का भी। ठीक है, और उसमें फिर ये सारी एग्जांपल्स हम गो थ्रू करेंगे। Before we do that, we need to understand the 2 types of conductivity we have just discussed। कंडक्टिविटी दो तरह की होगी, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में आयंस फ्लो करते हैं। आयनिक कंपाउंड की भी बात हो रही थी। मेटालिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, मेटल्स की, इसमें सिर्फ ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, या एलॉयज की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की, जब वो मेल्ट कर दिए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिकली कंडक्टर्स हो जाते हैं। We also call them electrolytes। Metallic conductivity takes place in solids and liquids। Liquid because हम इसमें मरकरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, या हम उनको मेल्ट भी कर सकते हैं और फिर भी कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। However, electrolytic conductivity takes place in liquids and solutions, but not in solids। लिहाजा ये उससे डिफरेंट हो गया। Metallic conductivity में कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं होता। Copper stays in the form of copper, aluminum stays in the form of aluminum। Electricity is only conducted with the help of delocalized electrons। However, for electrolytic conductivity, chemical decomposition हो जाएगी, और जिस तरह मैं पहले भी एक दो मरतबा तस्करा कर चुका हूँ, हम चीजों को उनके constituents के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और मेटालिक कंडक्टिविटी में आपस में डिफरेंसेस हैं। वो सारे डिफरेंसेस चारों यहाँ पे क्लियर आउट किए हुए हैं। ये भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज में मैनिपुलेट हो चुके हुए हैं,
so make sure you prepare it correctly. फिर हम आते हैं मूवमेंट ऑफ आयंस पे। इलेक्ट्रोलिसिस में आखिरकार आयंस कैसे मूव करते हैं, उसके लिए ये वाली डायग्राम बहुत अच्छी है क्योंकि ये कलर डायग्राम है। अगर ये इवन लैब में परफॉर्म हो सके तो ये एक बहुत ही अच्छा कलरफुल एक्सपेरिमेंट है और विजुअल ऑब्जर्वेशन पर ही एक्सपेरिमेंट बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। कैसे, इसे देख लेते हैं। कॉपर टू क्रोमेट 6 CuCrO4, the formula is can be dissolved in water, it gives a green solution. The best part about this green solution is that adding a little bit of dilute hydrochloric to increase the conductivity, we can then dip in the rods connected to a battery and start the electrolysis. This is usually done in a U-tube. Remember, in between the words U and tube, you always use a hyphen. वो दूसरे वाला U-tube नहीं करेंगे, it's going to be a mistake that way. Graphite cathode, graphite anode हमने use किए हैं. Soon as you turn on the battery and the rods start to conduct electricity, what happens is that this green color is divided into two bifurcations, the blue and the yellow. How? Let's take a look. इसके अंदर जो copper है वो solution में blue color देता है, वो positive ions होते हैं, वो एक electrode पर जाते हैं. दूसरी तरफ chromate ions हैं, chromate CrO4 -2 है, ठीक है, ये येलो कलर देते हैं सॉल्यूशन में, तो ये एक और इलेक्ट्रोड पर जाते हैं. अब इन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. इट्स प्रीटी इजी कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है, कॉपर का आयन, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और हमारे पास जो नेगेटिव क्रोमेट आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दैट्स हाउ वी नेम देम. हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बुलाते हैं और हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बुलाते हैं. ठीक है, सॉरी सॉरी मैं भूल गया. हम इसे कैथोड बुलाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड को और हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बुलाते हैं. ठीक है, एंड दिस इज easier to remember with cations and anions, so the names are pretty much similar to one another. Anions, anode, cations, cathode. ठीक है, or we usually ask our students to memorize one of these, and you can always correlate with them with the other. Trying to memorize all four of them may cause you to make a mistake. ठीक है, so positive ions, इसमें metal ions होते हैं, hydrogen के ions होते हैं. They move towards the cathode and they are known as cations. Negative ions, which are usually non-metal ions, they move towards the anode and they are known as anions. तो हमारे पास इसी तरह के ions को लेकर हम आगे further discussion करते हैं electrolysis की. Electrolytic cell इस पूरे structure को कहते हैं जिसके अंदर बैटरी है, wires हैं, हम बल्ब भी put up कर सकते हैं और हमारे पास flow होगा. फ्लो आयंस का होता है. जब आयंस फ्लो करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो इसके अंदर सर्किट कंप्लीट होता है, जबकि बाहर वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं जैसे बताया हुआ है. इनकी डायरेक्शन उसी तरह से रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, और हमारे पास होगा क्या कि जो पॉजिटिव आयंस आएंगे कैटायंस कैथोड पे, एनायंस एनोड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से सर्किट चलता रहेगा. एंड दैट्स व्हाई we are able to conduct electricity through this and bring about the decomposition we were talking about. Electrolysis को फिर दो components के लिए separately cover करना होता है. Electrolysis of molten compounds and electrolysis of solutions. Electrolysis of molten compounds is rather easy. We can easily do it with a table. And as I've explained, हमारे पास cation और anion एक है. तमाम कैटायंस कैथोड पर और तमाम एनायंस एनोड पर चले जाएंगे. ठीक है, इसके लिए टेबल जो है, I'm moving a couple of pages ahead and we'll find the electrolysis table for molten compounds on page 108. Take a look. इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिखा हुआ है लेड ब्रोमाइड PbBr2. इसकी डिकम्पोजिशन होती है लेड और ब्रोमीन फॉर्म होता है. आप जानते हैं और जैसा कि हम नेमिंग रूल्स में बता चुके हैं, पॉजिटिव
part comes first or is written first. The metal is written first in names. Negative part or non-metals are usually written after with a change in the name. लेड ब्रोमाइड को देखते ही आपको नजर आना चाहिए कि कैथोड पर लेड जाएगा being the positively charged particle और ब्रोमाइड आयंस एनोड पर जाएंगे being the negatively charged ones. So it's pretty simple कि कैथोड के रिएक्शन में हमने उसी पॉजिटिव आयन को उतने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं जितने से रिक्वायर्ड होते हैं, बैलेंस कर देना है, और उसी तरह से हम नेगेटिव आयन से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि वो भी बैलेंस आउट हो जाए, न्यूट्रल फॉर्म में चला जाए. That's how we will be able to make lead and bromine out of it. ठीक, इसके लिए बाकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर 2 ब्रोमाइड, ये सारी एग्जांपल्स आप नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा ये बहुत आसान है. Every element that's written on the left goes to cathode. Every element that's written on the right over here goes to anode. Both actually exchange the electrons which were previously exchanged when these compounds came into being from ionic bonding, and this is the exact reversal. इस बात का मतलब बहुत आसान है. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम का पॉजिटिव आयन बनता है, क्लोराइड का नेगेटिव आयन बनता है, और इस तरह से इनकी आयनिक बॉन्डिंग होती है. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमने कर दिया. सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो उसे दोबारा वापस लेके नॉर्मलाइज करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर दिया गया. क्लोराइड आयंस के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनसे ले लिए गए और उन्हें दोबारा क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर दिया गया. So it's pretty easy that how we work with these. These are actually ionic half reactions, उन्हें कैथोड या एनोड हाफ रिएक्शंस कहते हैं. These reactions are simple. कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है. एनोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं. एनोड पे however ऑक्सीडेशन होती है. ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है कि आप प्रॉपर्ली डायटोमिक एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकें. आप नोटिस करेंगे कि Cl2 यहाँ पे लिखा है 2Cl नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स बिकॉज़ दिस इज सपोज्ड टू बी अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही हैंडल किया जाता है, ये याद रखिएगा. एंड देयर आर 7 diatomic molecules in the syllabus of IGCSE, which I am writing over here, which you should be familiar with. और हम तकरीबन ये 7 के 7 पास्ट पेपर्स में इलेक्ट्रोलिसिस टेबल्स के लिए देते रहे. So I think they are pretty easy. इनके नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकालें और इन्हें डायटोमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें. लिस्ट ऑफ व्हिच इज गिवन ओवर हियर. ठीक, तो यूं हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का ये पूरा टेबल बनाकर बड़ी आसानी से कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा कैथोड प्रोडक्ट और कौन सा एनोड प्रोडक्ट आएगा वो बताया जा सकता है. This is a very easy task as compared to solution. So ये आसान लगता है इसलिए इसे डिटेल में देखते हैं. हमारे पास इससे पीछे टेबल से पहले और भी pieces of detail है. Let's go through all of that ताकि हमें इसमें प्रॉब्लम ना हो. पहले जिंक क्लोराइड का दिया हुआ है. जिंक पॉजिटिव आयंस बनाता है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. क्लोराइड नेगेटिव आयंस बनाता है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे चले गए और वहां से हमारे पास वो चीज उस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो गई. कैथोड के ऊपर जिंक डिपॉजिट हुआ हुआ आ जाता है और एनोड के ऊपर उसी तरह से सेकेंड क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाती है पेल ग्रीन कलर की. तो जब किसी मोल्टन कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो मेटल हमेशा कैथोड पर फॉर्म होता है, द मेटल और द हाइड्रोजन, और इसी तरह से नॉन मेटल हमेशा एनोड पे फॉर्म होता है. बच्चों को मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर आपने एक काम करना है कि मेटल के साथ स्लैश डाल के हाइड्रोजन जरूर लिखें. ठीक है, और इस केस के लिए जहन में रखें कि इस केस में रिडक्शन होती है. यहाँ पर नॉन मेटल को एनोड के लिए लिखें और बताएं कि यहाँ पर हमारे पास एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है. हम पहले डिफाइन भी कर चुके हुए कल के दिन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को. याद रखिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं. तो एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एक और एग्जांपल, बल्कि यही वाली एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली डिटेल में देख लेते हैं. लेड ब्रोमाइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है. आप नोटिस करेंगे हमारे पास डेंजर साइन दिया हुआ और बताया हुआ फ्यूम कवर्ड यूज करनी है. That's because bromine is toxic.
उसके बाद उसने एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे लेड मेटल की बीट्स किस तरह से फॉर्म होती है वो भी बताया हुआ है। यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हम लेड के कैटाइंस को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करके लेड में कन्वर्ट करते हैं, या ब्रोमाइड के नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के वे करके खुद ब्रोमीन में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स भी पूरी हो जाती हैं। मोल्टन में हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस की है। ठीक है, वो हमारे पास चैप्टर 9 में भी डिटेल में आता है, तो मैं एक ही दफा से कवर कर दूंगा दोनों जगहों से। ठीक, बिफोर आई डू दैट लेट मी शो यू। हमारे पास जब चैप्टर 9 की बात आती है, तो ये बुक पेजेस हैं, आप उन पेजेस पर लिख सकते हैं। ये बुक का पेज नंबर 234 है जिसके साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो बताया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट, और बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इस सारे को चैप्टर नंबर 4 में भी बताया हुआ है। बहन मैं एक ही दफा इसे करा रहा हूँ, दोनों जगह पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास बॉक्साइट ओर आता है, अर्थ से हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। उसके साथ बहुत सारी फालतू चीजें होती हैं, लिहाजा से क्लीन अप करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। उससे हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना आ जाता है, द फॉर्मूला फॉर व्हिच इज Al2O3। इस Al2O3 को हम डिसॉल्व करते हैं मोल्टन क्रायोलाइट में। क्रायोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, द फॉर्मूला फॉर व्हिच इज Na3Alf6। ट्राइलाइट एक मिनरल है जो पहले हमें नेचुरली मिल जाता था, अब ये नेचुरली माइन नहीं होता तो हम इसे कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। ट्राइलाइट का पर्पस ये होता है कि ये लोअर करे वर्किंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसे रिड्यूस करते हैं क्राइलाइट इसके अंदर मिक्स करके डाउन टू 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। डोंट फॉरगेट, इस बात की रीजन मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाई है। सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करने से लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर जाते हैं और जो उनके फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्रायोलाइट उसके अंदर डिसॉल्व किया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करवा के हम रफली 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरम्यान ले आए। इस सारे का फायदा क्या है? इस सारे का फायदा ये है कि हमारे पास टेम्परेचर कम इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से कंसिडरेबल सेविंग होती है एनर्जी कॉस्ट में। और क्रायोलाइट एक सॉल्वेंट की तरह भी वर्क करता है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड सारा डाल सकते हैं। उसके बाद आप नोटिस करें कि हमारे पास ब्रिक इंसुलेशन और स्टील कवरिंग के अलावा एनोड्स बड़े बड़े बने हुए हैं। यहाँ पर नीचे बॉटम पर एक कार्बन का कैथोड है, कार्बन के ही एनोड्स हैं ग्रेफाइट के बने हुए, और लिक्विड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने इसके अंदर दिया हुआ है। रिमेंबर, इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा था 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड। वी ब्रॉट इट डाउन टू 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कैथोड और एनोड के रिएक्शंस यहाँ बहुत अच्छे क्लैरिफाई किए हुए डायग्राम के साथ। कैथोड पे एल्यूमिनियम +3 आयंस आते हैं, उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के जरिए प्योर एल्यूमिनियम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, हम इसे एक तरह से ड्रेन आउट भी कर देते हैं। एनोड पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, उससे फिर भी इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकलेंगे। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इससे मिलती जुलती इक्वेशन अगले पेजेस पे है, कैथोड के लिए है, एनोड वाली नहीं है, बल्कि बताया हुआ है कि इतने हाई टेम्परेचर पे एनोड का कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। इसका मतलब है एनोड्स बर्न अवे हो गए, जल गए, और उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा रेगुलरली। ये पूरा प्रोसेस हॉल हेरोड प्रोसेस कहलाता है। ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इससे कहीं ज्यादा चीपर ये है कि हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो ब्लास्ट फर्नेसेस यूज हुए वो करें। लेकिन एल्यूमिनियम की खास बात है कि रिसाइकलिंग सिर्फ 5% एक्चुअल एनर्जी का लेती है, तो हमारे पास को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पर्पस के लिए नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्लैरिफाई हो जाता है। I am going to take us back to chapter 4 to correlate
कोरिलेट करते हुए आपको अंदाजा होगा कि ज्यादातर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी वैसे ही हैं जैसे चैप्टर नंबर 9 के अंदर थे. However, chapter number 9 is in a much more detail. कुछ pieces of information सिर्फ missing होते हैं. I suggest my student to prepare this topic not from this page in chapter 4, instead to take the help of page 234 in chapter number 9. Coming back to the topic, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर भी हैं अलुमिना की, उसके और बॉक्साइट की, उसे फर्स्ट ट्रीट करने की, फिर उसे मोल्टन क्रायोलाइट में डिसॉल्व करने, मेल्टिंग पॉइंट लोअर होने और फाइनली कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होकर उसकी वजह से एल्यूमिनियम बन जाने की. एल्यूमिनियम को हम साइड से निकाल लेते हैं. इस ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ग्रेफाइट एनोड्स बर्न अवे कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्हें रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है. यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन मोल्टन सिस्टम के इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन सिस्टम के पूरे हो जाते हैं, ठीक है. और हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसका वो भी मुकम्मल हो जाता है. याद रखिए हमारे पास जो मोल्टन सिस्टम है उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिर्फ एल्यूमिनियम का है, ठीक है. और जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कुछ ज्यादा है, वो हम ज्यादा करेंगे. इस पर्पस में अब जो क्वेश्चन आते हैं पास्ट पेपर्स में, उसकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं उससे हट कर भी किया जाए, ठीक है. सो आई एम गोना स्टॉप शेयरिंग फॉर अ व्हाइल. इस टेबल में आपको सारा इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन का मिल जाएगा एंड आई होप आपकी इससे अच्छी हेल्प भी हो जाएगी. इसमें ज्यादातर पास्ट पेपर्स के कंपोनेंट्स जो मोल्टन कंपाउंड्स होते हैं किए हुए. I think that's good enough